हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। तो गाइस, सी यू ई टी यू जी 2025 का आप एडमिशन प्रोसेस में होगे एंड आपको अभी तक क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्या क्या करना होता है। क्या आपके ट्वेल्थ के मार्क्स मैटर करते हैं? सी यू ई टी में कितने मार्क्स लाने होते हैं तो एडमिशन हो जाता है? ट्वेल्थ बोर्ड में कितने मार्क्स लाने होते हैं? 40-50%, 60%, 70%, 80%, 90%। तो डी यू में एडमिशन होता है, जे एन यू में एडमिशन होता है, बी एच यू में एडमिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में घूम रही होगी। और एक फ़ाइनल एडमिशन आपको कैसे मिलता है, फ़ाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, जो आप सी देने के बाद एक कॉलेज में सीट मिलती है ना, वो प्रोसेस कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना होता है, तो आप कर नहीं पाओगे फिर एंड टाइम पे। ठीक है, तो इसको समझ लेना और अपने भाई बंधुओं में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच सके वीडियो। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको सी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। करेंटली आप अभी इससे डील कर रहे होगे और एक सी बी एस ई एग्ज़ाम से डील कर रहे होगे। तो सबसे पहले तो आप सी बी एस ई एग्ज़ाम स्टेप 1 पे चलते हैं, क्योंकि आप ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे होगे। ठीक है, अब ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्ज़ाम जो आप बच्चे देते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है, ट्वेल्थ पास होते हैं, तो क्या उसमें कुछ डाउट्स होते हैं बच्चों के, वो डाउट्स पहले देख लो आप, ताकि आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला डाउट ये है कि क्या अगर मैं ट्वेल्थ में पास होऊंगा तभी मैं सी यू टी दे सकता हूँ, या मैं बिना पास हुए भी दे सकता हूँ? ठीक है, सबसे पहला रूल यही होता है कि जो पास कैंडिडेट होते हैं ना सी यू टी के लिए, वही अपीयर कर सकते हैं। ट्वेल्थ में जो पास होते हैं वही अपीयर कर सकते हैं। अब दूसरा, यहाँ पे एक बच्चों का डाउट ये रहता है कि किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, आरटी आ गई मेरी, तो क्या तब भी मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? देखो, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इनका डाउट यही होता है बच्चों का कि मैं अप्लाई कर पाऊँगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल बुलेटिन है, जिसमें क्लियर कट टू कट लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आपकी कोई आरटी हुई या कुछ भी हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होगे सी यू टी के देने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कहीं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि अगर आपकी कोई पेंडिंग बैक हुई तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो इस पर डाउट ये निकलता है कि क्या मैं उसे क्लियर करके एडमिशन ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप फिर क्लियर कर लोगे तो आपको एक वैलिड मार्क्स मिल जाएंगे, फिर आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो, ऐसा मत करना कि कहीं उसका एडमिशन ख़त्म हो जाए फिर आप जाके क्लियर कर रहे हो, तब दिक्कत होती है। ठीक है, ये डाउट। अब थर्ड डाउट ये होता है ट्वेल्थ में कि बच्चों के कहते हैं भैया हमारे 40% नंबर आए हैं, 50% नंबर आ रहे हैं ट्वेल्थ में, 60%, 70%, तो क्या हमें इतने नंबर पे एडमिशन मिलेगा? देखो, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग कैपिंग होती है। कई यूनिवर्सिटी कहती हैं कि तुम 33% लेके पास हो जाओ तब भी हम तुम्हें अप्लाई करने देंगे ट्वेल्थ में सी यू टी दे के। और कई यूनिवर्सिटी कहती हैं तुम्हारे परसेंटेज 50% होने चाहिए तभी हम सी यू टी प्लस 50% ही अप्लाई करने देंगे। अब मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में है सबसे पहला ये, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपके 33% होने चाहिए, 50% होने चाहिए, बस आप पास होने चाहिए विद गुड मार्क्स। ठीक है, याद रखना ये चीज़। आपके नंबर अगर उससे कम हुए, लाइक फेल हुए आप, तो आप फंस जाओगे। लेकिन यही सीन आता है जो बी एच यू में नहीं होता। बी एच यू में अलग होता है। देखो, 10+2 परसेंटेज में 50% आपका एग्रीगेट बनना चाहिए। ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाओगे, और इस विद सी यू टी, इसके साथ विद सी यू टी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी देख लो, यहाँ पे ये है जवाहरलाल, जे एन यू यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी 10+2 में 45% मार्क्स की कैपिंग लगी हुई है।
आप 45% मार्क्स लाओगे 12th में, तभी जाके आपको यहाँ पे एडमिशन देने देंगे वो लोग विद CUET। समझ गए? अब ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखो, इसमें कहते हैं कि सिर्फ पास होना चाहिए बच्चा, या यूपी बोर्ड से हो या CBSE या ISE और एनी अदर स्टेट बोर्ड से पास हो तो हम ले लेंगे विद CUET। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है कई जगह और कई जगह नहीं हो सकती, ठीक है, परसेंटेज से। तो परसेंटेज मेरे भाई इस टाइम याद रखना, 12th में हमेशा याद रखना 70 80 90 के बीच में परसेंटेज रखना। और अगर गलती से 60 के बिलो चले गए ना, तो ये तो जॉब में भी लेने में दिक्कत आ जाती है। जॉब में क्राइटेरिया होता है 60% से नीचे वालों को जॉब में बैठने नहीं देते, मतलब इंटरव्यूज़ में बैठने नहीं देते। तो ये बात ध्यान रखना, 60% से ऊपर नंबर रखना, 70 80 90%। और मैटर करते हैं ये CUET के एग्ज़ाम के बाद भी 12th के मार्क्स। अब क्या 12th के मार्क्स मैटर करते हैं CUET में? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबका सपना होता है कि भाई SRCC, हिंदू कॉलेज, हंसराज, मिरांडा हाउस इसमें पढ़े। तो भाई देखो, सबसे पहला रूल ये होता है कि अगर दो बच्चों के सेम नंबर आ गए CUET में, मान लो दो बच्चों के 800 नंबर आ गए CUET में, तो वहाँ पे 12th के मार्क्स ये लोग कंसिडर करते हैं टाई ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके टाई ब्रेकिंग के लिए ये मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, टाई को तोड़ने के लिए। और ये हर जगह होता होगा, अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स आ जाए तो ये टाई ब्रेकर ही लगाया जाता है 12th के मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, CUET 2026 में मैटर करेंगे, तो 12th के मार्क्स संभाल के रखना। तो ये स्टेप 1 हो गया, आपको समझ आ गया होगा, होप सो। अब स्टेप 2 आ जाता है, जो कि हमारा CUET फॉर्म होगा। CUET फॉर्म आपको पता होगा, आपको अभी CUET की वेबसाइट पे ये जाके ये वाला फॉर्म भरना है। इसकी कॉस्टिंग ये सारी दी हुई है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। इसमें CUET फॉर्म आपको भरना है, और अगर आपने अभी तक भरा नहीं है तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी, उसको देख के भर लो, ठीक है। वो वीडियो देख के भर लो, ठीक है। अभी ये फॉर्म कब तक खुला रहेगा ये भी बता देता हूँ, 30 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। तो भरना है तो जल्दी जल्दी भर लो, ताकि बिकॉज सेंटर जल्दी मिल जाएगा आपको, आपके रिक्वायर्ड सेंटर्स मिल जाएंगे ना फिर। तो ये हो गया फॉर्म वाला सिस्टम। अब उसके बाद आते हैं CUET के रिजल्ट्स। CUET के रिज़ल्ट आएंगे, तो CUET के रिज़ल्ट होते कैसे हैं? और CUET के रिज़ल्ट के बाद एक और टर्म आती है, CUET UG 2026 नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट्स में ही की जाती है। CUET का रिज़ल्ट आएगा, CUET बहुत मतलब NTA जो होता है ना, वो बहुत आनाकानी करेगा रिज़ल्ट देने में, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, रिज़ल्ट से पहले हो जाता है ये। जैसे दो बच्चों के नंबर, एक बच्चा शिफ्ट 1 में गया पेपर देने, वो इजी आ गया, और उसके नंबर आ गए 1000 में से 600 नंबर। सिंपल लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। एक बच्चा गया शिफ्ट 1 में पेपर देने, उसके नंबर आ गए 1000 में से 600 नंबर, ठीक है। और दूसरा बच्चा गया, वो तो पेपर थोड़ा हार्ड आ गया, उसके आए 1000 में से 400 नंबर। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ये फंडा है। नॉर्मलाइजेशन आपको ये कहता है कि जो बच्चा 600 नंबर लेके आया, उसके 50 या 100 नंबर काट लो, या 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, कितने भी काट लो, और उसको एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर दे दो, ताकि वो एक लेवल पे आ जाए। और जो बच्चे के हार्ड शिफ्ट आई थी, जो बच्चे के हार्ड मतलब 400 नंबर आए थे, उसको प्लस में मार्क्स दे दो, कुछ 50 नंबर, 40 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, ये दे दो, ताकि वो भी एक नॉर्मल उस पे आ जाए। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है। ये लेमन टर्म्स में समझा दिया मैंने। इसका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, वो मैं अलग आने वाली फ्यूचर की वीडियोस में समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको मैं ये रिजल्ट्स की अपडेट हमारे चैनल पे मिलेगी, ठीक है। बिकॉज रिजल्ट से पहले अभी क्या होगा, ये फॉर्म के बाद CUET का वो आएगा, क्या बोलते हैं, सिटी इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स, ये सारी अपडेट्स मेरे चैनल पे आपको मिलने वाली। तो आपका मेरा रिश्ता शुरू हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हर वीडियो देखना, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आपको समझ आ गया। अब क्या होता है, ये सब आने के बाद रिज़ल्ट एक फ़ाइनल आपके हाथ में आता है। वो कैसा होता है वो दिखा देता हूँ सबसे पहले। वो रिज़ल्ट ऐसा होगा आपके सामने, आपके सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, उसके मार्क्स लिखे होंगे, और नॉर्मलाइज स्कोर लिखा होगा।
अब जो नॉर्मलाइज स्कोर होता है ना, ये नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ आपका एडमिशन फेच करती है। एडमिशन फेच क्या होता है, देखो एडमिशन मतलब आपके एप्लीकेशन नंबर ले लेंगे वो लोग, और आपके हर यूनिवर्सिटी में नंबर आपके अपडेटेड होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके नंबर उठा लेंगे वहाँ से। ये सेंट्रलाइज डेटा वो उठा लेंगे और ये रिजल्ट आपके पास हर बच्चे के पास आ जाएगा ऐसा। और नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है इन फिगर वाले पे, ठीक है। तो ये सीन होगा। अब रिज़ल्ट आ गया, ट्वेल्थ के रिज़ल्ट भी उसी टाइम आ जाता है, ट्वेल्थ का रिज़ल्ट भी उस टाइम रिलीज़ हो जाएगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ये दोनों प्रोसेस हो गए। अब चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 होता है काउंसलिंग का प्रोसेस। काउंसलिंग, आपके पास सीयूटी का रिजल्ट आ गया, आपके पास ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गई, अदर यूनिवर्सिटीज़, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये सब यूनिवर्सिटी अपने अपने काउंसलिंग के फॉर्म निकालते हैं। हर यूनिवर्सिटी अलग अलग फॉर्म निकालते हैं। इन फॉर्म्स को आपको अप्लाई करना होता है अलग अलग। जैसे जो बच्चा डीयू में एडमिशन लेना चाहता है तो वो डीयू का फॉर्म अप्लाई करेगा, बीएचयू का फॉर्म अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग फॉर्म्स आप अप्लाई करते हो, ठीक है। अब काउंसलिंग के मैं दिखा देता हूँ पोर्टल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसा ये इनका नाम होता है CSAS, 2026 के नाम से लॉन्च होगा, लेकिन ये 25 का दिखा देता हूँ। ये देखो CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसमें ये सिस्टम होता है इनका, जिसमें आपको मेरिट के बेस पे ये लोग सीट प्रोवाइड करते हैं। यही सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें आप फंसते हो, ठीक है। इनकी फ़ीस होती है 250 रुपये, यहाँ इनको देने होते हैं 100 रुपये इनका अलग से ST ST के लिए होता है, ये सारी फ़ीस होती है। इस पोर्टल पे आप अप्लाई करते हो तो आप डीयू के लिए एलिजिबल होते हो, तब जाके आप डीयू में अप्लाई कर पाते हो काउंसलिंग प्रोसेस में। इसको काउंसलिंग प्रोसेस बोलते हैं। काउंसलिंग आपके फॉर्म्स रिलीज, अब BHU का अलग होता है, उनका होता है CAPUG करके कोई फॉर्म होता है, वो भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखो ये रहा CAPUG करके, ये लास्ट ईयर का है वेबसाइट, ऐसा फॉर्म आएगा और इनका ये वेबसाइट पे अप्लाई होगा। अभी यहाँ सिर्फ लॉगिन दिखा रहा है ना, यहाँ पे भी लॉगिन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर का बटन आ जाता है, ठीक है, जब इनका ओपन होता है तो अभी ये ओपन हुए नहीं है। और एक और दिखा देता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी सेम ऐसे ही वेबसाइट्स आती हैं। ये वेबसाइट्स की सारी अपडेट्स हमारे चैनल पे मिलती है। काउंसलिंग कब निकल रही है, कौन कौन सा फॉर्म कितने टाइम तक है, क्या सीन है, सब बताऊंगा मैं। तो होप सो आप चैनल को सब्सक्राइब रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज मिस हो जाएगा। पता चला इसका एक दिन आ गया, आपने देख तो लिया, लेकिन इसका मिस आउट कर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मिस आउट नहीं करनी होती, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस में होता है कि जो काउंसलिंग में बच्चे बैठते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, क्योंकि यहीं फंसते हैं बच्चे। अब काउंसलिंग में उनको सीट तो मिल जाती है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाते, डॉक्यूमेंट में फंस जाते हैं वो। तो डॉक्यूमेंट्स में देखो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसके रिगार्डिंग अलग भी कुछ बच्चे अलग अलग कैटेगरीज में करते हैं रजिस्टर, तो उनका भी अलग चाहिए होता है। 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, CUET का रिजल्ट आपको चाहिए होता है, और काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट PDF चाहिए होता है। रिजल्ट तो आपको मैंने दिखा दिया कि CUET का रिजल्ट कैसा होता है, ये ऐसा होता है। CUET का ये रिजल्ट का PDF चाहिए होगा आपको। अब आपको ये काउंसलिंग सीट एलोकेशन अलॉटमेंट PDF कहाँ से मिलेगी? जब आप काउंसलिंग में बैठते हो ना, तो आपको एक रिज़ल्ट आता है। मैं DU का दिखा देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन का आपका PDF निकलेगा। ये है राउंड 1 में इस बच्चे को बी वोकेशनल कोर्स हेल्थ मैनेजमेंट जीसस मैरी कॉलेज में मिल गया, ठीक है। ये राउंड वाइज होती है काउंसलिंग, ठीक है, राउंड 1 2 3 4 ऐसे राउंड चलते हैं। तो इसमें ये मिल गया, इसका PDF, ये PDF आपसे मांगेंगे वो लोग, ठीक है। ये DU के अंदर मांगेंगे, जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ का होगा, जैसे BHU का होगा तो BHU का अलग रिजल्ट आता है, तो उनके रिजल्ट की PDF आपसे अलग मांगेंगे वो, ठीक है। और फिर आप काउंसलिंग स्लिप PDF, पेमेंट स्लिप PDF। काउंसलिंग में ना कुछ फ़ीस पे करनी होती है। जब आपको सीट मिलती है ना, तो 30-40 हज़ार, 10,000, 20,000 आपके अकाउंट में आपसे वो पेमेंट लेते हैं। मतलब DU वाले, BHU वाले, ये सब पेमेंट लेते हैं आपसे, ऑनलाइन ही ले लेते हैं वो, और वो उसकी स्लिप मांगते हैं।
ये होता है। और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं विद रूल्स एंड सेंट्रल सर्टिफिकेट, ज़्यादातर याद रखना सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाना, क्योंकि आजकल क्या है ना, स्टेट में तो आपकी जाति आ जाती है उसमें, लेकिन सेंट्रल में नहीं आती, तो वहाँ पे फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं कहीं भी, कई कैटेगरी सर्टिफिकेट पे। कैटेगरी पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, अगर चाहते हो बनानी मैं बना दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ भैया आप एक कैटेगरी पे बना दो। जनरल वालों के लिए कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। आप जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट कराओगे, बनवाओगे, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद ही बनवाना, क्योंकि ये लेटेस्ट डेट होती है ड्यू की। इसके बाद के सर्टिफिकेट वो वैलिड करते हैं, इससे पहले के सर्टिफिकेट वो रिजेक्ट कर देते हैं ड्यू वाले। और बीएचयू में भी ऐसा ही रूल होता है, सारे के लिए आप अप्लाई कर पाओगे अगर ये 1 अप्रैल 2026 के बाद का बनाओगे। ठीक है। SC ST वालों के लिए कोई डेट रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हाँ बस उनका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रखना है। PW वालों के लिए भी सेंट्रल सर्टिफिकेट्स अपडेटेड होने चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा के सर्टिफिकेट्स आते हैं, फिर गवर्नमेंट वैलिड ID प्रूफ कोई एक आपके पास होनी चाहिए। और गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता, कहीं कहीं रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको बता देंगे कि हाँ बनवा लो, तो ये तहसील से जाके एक गैप सर्टिफिकेट बनवा देना कि हाँ मेरा 1 साल गैप था, 2 साल गैप था, जो भी था। ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ऐसा कोई अदर डॉक्यूमेंट होता है वो बताते हैं, फिर आपको करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो नोटिफिकेशन बाकायदा रिलीज़ होती है। ठीक है। तो ये काउंसलिंग होती है आपकी। फिर काउंसलिंग के बाद एक अलग प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग राउंड्स। काउंसलिंग राउंड्स में आपको मेरिट के बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट होती है। आपके 1000, 900, 800, 700, 600 नंबर, 500 नंबर, 300 नंबर, हाँ 300 के बाद वाले जो 200, 100 नंबर लेके आते हैं 1000 में से, उनको नहीं मिलता एडमिशन, क्लियर कट बता दे रहा हूँ। उनको बहुत रेयरली मिल पाता है, लेकिन अगर उनके पास कोटा है SC ST OBC EWS ऑर्फन, तब मिल जाता है उनको। ठीक है। तो ये मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं काउंसलिंग राउंड्स में। अब आपको मैं DU का दिखा देता हूँ काउंसलिंग राउंड। ठीक है, कैसे था ये देखो। राउंड 1 DU का, ये इसको बोलते हैं CSAS आप समझ गए हो कि क्या बोलते हैं। तो CSAS का राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी बच्चे के नंबर 800, 900, 1000 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो पहले राउंड में सेलेक्ट हो जाएंगे, बचे हुए बच्चे सेकेंड राउंड में जाएंगे। तो जो आपको वहाँ सीट मिलेगी, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, तो जो बचे हुए बच्चे हैं वो सेकंड राउंड में जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, सेकंड राउंड में कुछ सीट्स फिल हो गई होंगे। जैसे जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस जो होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिरांडा कॉलेज होता है, हिंदू कॉलेज होता है, हंसराज कॉलेज होता है, तो ये फुल हो जाते हैं। उसके बाद आपको इनके लोअर कॉलेजेस पे जाना होता है। ठीक है। तो यहाँ मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है काउंसलिंग राउंड्स में। इन काउंसलिंग राउंड्स में आपको मेंटोर की मदद लेनी पड़ती है, वो आपको हेल्प करते हैं। अब आपके ऊपर है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो कि हाँ नहीं भैया हम सीरियस हैं एकदम एडमिशन लेने के लिए, तो आप मुझे रेफ़र कर सकते हो। मैं आपको पेड काउंसलिंग प्रोवाइड कर दूंगा, वो हम रिलीज़ करते हैं हर बार। उसके बाद एक कट ऑफ रिलीज़ होती है काउंसलिंग राउंड्स के हर एंडिंग में। उस कट ऑफ को देख के आपको प्रिडिक्ट करना होता है, वो सब आपको नहीं करना होता है, आप कर भी नहीं पाओगे वो चीज़ें। तो कट ऑफ रिलीज़ होती है। कट ऑफ दिखा देता हूँ, DU की कट ऑफ थी वो कैसी आई थी। देखो ऐसे कट ऑफ रिलीज़ होती है। जैसे ये राउंड 3 हुआ था, उसके बाद ये राउंड्स में जैसे BCom ऑनर्स इस बच्चे को मिला था ST कैटेगरी से 269 नंबर पे। ऐसे कट ऑफ पूरी लिस्ट वाइज हर यूनिवर्सिटी रिलीज़ करती है, हर यूनिवर्सिटी। जैसे अब बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, जैसे आपका दौलत राम कॉलेज होगा इसमें, हाँ जी ये रहा दौलत राम कॉलेज आपका नॉर्थ कैंपस में आता है। तो ये देखो BCom ऑनर्स यहाँ पे SC कैटेगरी वाले को मिला, और यहाँ पे UR नहीं लिखा हुआ, UR के लिए नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो सीट फुल हो गई है, वहाँ पे है ही नहीं एडमिशन। अब UR वाले, जनरल वाले के लिए तो भाई हर जगह रोना है। तो ये कट ऑफ बेसिस पे एडमिशन होते हैं आपके काउंसलिंग राउंड्स के हिसाब से। तो ये मैंने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का समझाया, ऐसी BHU का होता है, ऐसी AU का होता है, ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद फाइनली जब आपको सीट मिल जाती है किसी एक राउंड में, तब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू कॉलेज विजिट करके एडमिशन सिक्योर करना होता है, तब आपको फाइनली जाके एडमिशन मिलता है। तो आपको होप्स हो
पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर ठोकना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, और कमेंट में अगर आपकी कोई भी डाउट है, मोस्ट वेलकम, पूछना ज़रूर, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।